बांग्लादेश के जो हालात बने हुए हैं, उसे देखकर अब लग रहा है कि भारत कहीं न कहीं चारों ओर से दुश्मनों से घिरता जा रहा है। क्या भारत के लिए बांग्लादेश बेहद ज़रूरी था? क्या बांग्लादेश में जिस तरीके से हिंदुओं के साथ अत्याचार हो रहा है, उसके बाद बांग्लादेश कूटनीतिक तौर पर भारत के साथ नहीं रहेगा? इस पर बातचीत करेंगे और बातचीत करने के लिए मेरे साथ अरुण चौबे सर हैं, संपादक हैं इंडिया.com के। तो अरुण सर, सबसे पहला सवाल ये कि हमारा बहुत अच्छा मित्र देश था बांग्लादेश, और जिस तरीके से वहाँ पर हिंदुओं पर लगातार अत्याचार की खबरें आ रही हैं, तस्वीरें आ रही हैं, उसके बाद ऐसा माना जा रहा है कि बांग्लादेश अब भारत के हाथ से फिसलते जा रहा है, दोस्ती में दरार आ सकती है। ये देखिए, दोस्ती क्या, डिप्लोमेटिक रिलेशन हम लोग के नेबरहुड में जो हैं, जी। वो पड़ोसी के साथ जिस तरह से डिप्लोमेटिक तरीके से अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में संबंध होते हैं, उसमें उसके कई पैमाने होते हैं। आप उसमें यूँ कह सकते हैं कि जब इंटरेस्ट क्लैश नहीं होते हैं तो अच्छे संबंध रहते हैं। और जो एक राजनीतिक दल होता है दोनों देशों के बीच में, वो कभी-कभी उन सब दलों की एक तरह से विचारधारा मेल खाती है। तो उस संदर्भ में अगर हम देखें तो बांग्लादेश में अवामी लीग की सरकार जो थी, जी। चूँकि बांग्लादेश के जन्म के साथ ही हम लोगों का एक तरह से रिश्ता जुड़ा हुआ था। 1971 में जब वहाँ पर सिविल वॉर हुआ जी। और उस समय जब वो बांग्लादेश स्वतंत्र हुआ, तो उसके बाद से, और वो पहले उनके जो वो थे मुजीबुर रहमान, जो जी। बाद में फादर ऑफ द नेशन की भी पदवी मिली उन्हें बांग्लादेश में। तो उनका जब असैसिनेशन 1975 में हुआ, तो उसके बाद उस परिवार को जो शरण मिली, फिर उसी पार्टी का कि वो शेख हसीना नेता बनी। तो 15 साल का लगातार उनका चौथा टर्म जो इस बार शुरू हो रहा था, तो जाहिर सी बात भारत के साथ उनके रिश्ते बेहतर डेवलप हुए। उसके बीच में खालिदा जी और बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी की 2 बार जब सरकार रही, तो उन्होंने प्रो चाइना स्टैंड लिया, प्रो पाकिस्तान स्टैंड लिया। उस समय हार्डलाइनर्स को ज़्यादा प्रश्रय मिला। तो इस तरीके से देखा जाए तो नीतियों में जो है एक तरह से देखा जाए तो क्लैश था। इस बार जो इनकी लगातार सरकार चली, सरकार डेमोक्रेटिक तरीके से चल रही थी, लेकिन उसके पीछे जो उनका अथॉरिटेरियन जो यानी एक तरह से कहें कि जो जो उनकी जो शासन चलाने की जो जो एक तरह से कार्यशैली थी, उसके ऊपर अब लोग प्रश्न चिन्ह लगा रहे हैं कि उस पे भारत ने क्यों रोक नहीं लगाया, या भारत ने उस पे किस तरह से क्यों अनदेखा किया। इस तरह के प्रश्न पैदा हो रहे हैं। वो अमेरिका की तरफ से भी इस तरह का शक जाहिर किया गया है। इसी वजह से शायद उन्होंने कल, आपने 2 दिन पहले एक स्टेटमेंट देखा कि वो अमेरिका के सामने झुकी नहीं। सेंट मार्टिन्स उनकी तरफ से डिमांड हो रहा था, शायद उन्होंने सौंप दिया होता तो अमेरिका का हाथ नहीं। तो ये डिप्लोमेटिक रीजन्स हो सकते हैं। लेकिन हमारे बीच में ये था कि वो उनके इंटरेस्ट और हमारे इंटरेस्ट जो है उनमें क्लैश नहीं था। उनका जो ट्रेड रिलेशन हमारे साथ अच्छा चल रहा था, और वहाँ की जो फंडामेंटलिस्ट एलिमेंट है, जमायत और आईएसआई समर्थित ग्रुप, क्योंकि इस समय जो बांग्लादेश छात्र शिविर, जिसकी ओर में जो है कहा गया कि सब स्टूडेंट्स यूनाइट हुए और उन लोगों ने आंदोलन करके सरकार को अपदस्थ कर दिया, ऐसा नहीं है। उसके पीछे स्टूडेंट्स को जो कई यहाँ की यूनिवर्सिटी, ढाका यूनिवर्सिटी मेनली, वहाँ के स्टूडेंट विंग को जो है एक तरह से फोरफ्रंट पे रखा गया। पीछे से जमात काम कर रही थी जो इस्लामिक फंडामेंटलिस्ट ग्रुप है, और दूसरा आईएसआई जो है उनको जो है उसके बीच में जो है घुसी हुई थी। आईएसआई ने फंड अरेंज कराया चाइना से, क्योंकि पाकिस्तान की तो आर्थिक रूप से हालत खस्ता है। वो फंड मैनेजमेंट जो है चाइना की तरफ से हुआ, जैसा कि चाइना जो है पाकिस्तान में भी इन्वेस्ट करके जो है वहाँ पर फंड दे रहा है। उसी कहा ये रिपोर्ट्स आ रहे हैं कि चाइना का फंड आया, यूएस भी एक तरह से किनारे हो गया। वो उसका विश्वास था कि भारत जो है अपने तरीके से कंट्रोल कर रहा है, चीज़ें मैनेज कर रहा है। लेकिन यहाँ पर देखा जाए तो डिप्लोमेसी के स्तर पर देखा जाए तो भारत की अनदेखी जो है उन सब चीज़ों की उनके उल्टा चला गया, जबकि वो उनके इंटरेस्ट में था। उनको हम लोगों की जो नीति रहती है कि बाहर के जो अपने पड़ोसी देश के इंटरनल अफेयर्स में ज़्यादा उसमें वो न किया जाए, यूँ कहिए कि उसमें हस्तक्षेप न किया जाए। लेकिन इस तरह की पॉलिसी जो है उनके फेवर में नहीं रही, देखा जाए तो शेख हसीना के। उसका परिणाम ये हुआ है कि इस तरह से हुआ। लेकिन इसके साथ में जो एक अलाइड क्वेश्चन आता है, जो मैं आपसे कहूँगा कि उस पर हम लोग इस समय सबसे ज़्यादा चर्चा हो रही है साहब, कि जो भारत का जो नेबरहुड हो गया है, चाहे उसमें आप म्यांमार की ले लें, श्रीलंका की ले लें, पाकिस्तान डिस्टर्ब्ड ही है, बांग्लादेश डिस्टर्ब्ड हो गया। उसके बाद में जो मालदीव्स है, मालदीव्स भी एक छोटा सा देश है जहाँ पर कि आप देखेंगे कि वहाँ पर मालदीव्स में जो वहाँ के मुइज्जू, प्रेसिडेंट मुइज्जू जो आए 2023 में, तो उन्होंने एक तरह से जो इंडिया आउट का नारा दिया, यानी इंडियन जो मदद है, इंडिया की चीज़ें जो वहाँ पर हो रही, इंडिया आउट,
वो उनका उनका पोल स्लोगन बना और उनको जबरदस्त जीत मिली। उसके बाद से सबसे बड़ी चिंता की बात हुई उसके बाद कि उन्होंने 20 पॉइंट जो है एक एक एग्रीमेंट किया है चाइना के साथ में। 20 पॉइंट एग्रीमेंट चाइना के साथ में किया तो उसका फ़ायदा ये उनको मिला कि साहब जो भारत के ऊपर डिपेंडेंस थी, चाहे फूड सप्लाई का हो, चाहे बाकी सारे ट्रेड से रिलेटेड चीज़ें हो, बाकी सारी चीज़ों की जो डिपेंडेंस उस छोटे से आइलैंड के ऊपर उनके ऊपर इंडिया के साथ थी वो ख़त्म हो गई। चाइना जैसा बड़ा देश उसको समर्थन देने लगा और चाइना का वहाँ पर घुसपैठ नहीं कहूँगा, चाइना के साथ बेहतर होते रिलेशन जो हमारे लिए चिंता का विषय है, क्योंकि जो वो इंडियन ओशन में जो एक तरह से देखा जाए तो वहाँ पर जो है उनकी दखल बढ़ गई, वो नेवल बेस बनाने की बात कर रहा है। तो हमारे बिल्कुल बगल में जो है इस तरह की चाइना की जो घुसपैठी अब इसको मैं कहूँगा, तो इस तरीके से जो एंट्री जो है हमारे लिए परेशानी का कारण है। उसी तरह से म्यांमार में आप देखिए, म्यांमार में अगर डिस्टर्ब होता है, म्यांमार के डिस्टर्ब होने का मतलब ये है कि साहब वहाँ पर जो हमारे नॉर्थ ईस्ट के कई स्टेट हैं, जैसे नागालैंड है, मिजोरम है, अरुणाचल है, ये 3 स्टेट हो गए खास। इसमें से जो मणिपुर ऑलरेडी देख रहे हैं डिस्टर्ब्ड है हमारा इस समय जो वहाँ पर। आपने नॉर्थ ईस्ट की बात की तो पिछले इस प्रकार की रिपोर्ट्स आ रही हैं लगातार, जो डिफेंस एक्सपर्ट हैं वो कह रहे हैं कि जो हमारा जो सबसे सेफ जोन था अभी तक वो था नॉर्थ ईस्ट हमारे लिए बहुत मजबूती रखता था, लेकिन अब नॉर्थ ईस्ट में लगातार वहाँ पर भी फंडिंग हो रही है, वहाँ पर भी टेरर पैदा हो रहा है जो इंडिया के लिए बड़ी मुश्किल पैदा कर सकता है। हाँ, नॉर्थ ईस्ट में मैं आपसे बताऊं कि नॉर्थ ईस्ट में जब से बांग्लादेश में ये स्थिर सरकार थी अवामी लीग की, जो शेख हसीना की, तो जो नॉर्थ ईस्ट के जो सेसेशनिस्ट या जो एलिमेंट्स जो कि एंटी इंडिया कैंपेन चाहते थे या फिर वायलेंस मचाते थे, वो जो उस तरह के ग्रुप थे, उसमें वो सब जाके जो है या तो बांग्लादेश में चले जाते थे। खालिदा जिया के टाइम में जो है बहुत सारे नॉर्थ ईस्ट से जो इस तरह के एलिमेंट थे वहाँ पर शरण लिए हुए थे। जब से शेख हसीना की सरकार आई थी उन सब एलिमेंट्स का जो है एलिमिनेशन हो गया। देखा जाए तो भारत सरकार ने जब उनके खिलाफ अभियान छेड़ा तो बांग्लादेश से कोई मदद नहीं मिली डिप्लोमेटिक तरीके से। इसी तरह से म्यांमार की तरफ का जो इस समय मणिपुर डिस्टर्ब हो गया है, तो मणिपुर डिस्टर्ब है और ऊपर का जो वहाँ की जो म्यांमार, क्योंकि वहाँ पर जो म्यांमार की जो आंग सान सूची को अपदस्थ किया है, वहाँ की जो मिलिट्री जो सरकार है उसने जो अपदस्थ किया है, तो उसके बाद से वहाँ पर आप देखेंगे कि 2021 में शायद 2021 में उनको अपदस्थ किया गया। उसके बाद वहाँ से जो सिविल वॉर की स्थिति चल रही है, जो डेमोक्रेटिक मूल्यों में विश्वास करने वाले लोग हैं और जो वहाँ के जो मिलिट्री समर्थित लोग हैं उनके बीच जो सिविल वॉर चल रहा है, तो 50,000 के करीब जो लोग कह रहे हैं कि वहाँ से जो भागे हैं लोग वो इन नॉर्थ ईस्ट की तरफ जो पोरस बॉर्डर है उसमें घुसने की कोशिश कर रहे हैं। और चूंकि वहाँ अस्थिर सरकार है तो जो ड्रग्स का ट्रेड है वो भी नॉर्थ ईस्ट में मणिपुर की तरफ जो बॉर्डर है 400 किलोमीटर का जो है उसके जरिए जो है इधर स्मगल हो जा रहा है, आर्म्स स्मगल हो रहा है। तो जो एंटी इंडिया एलिमेंट्स हैं नॉर्थ ईस्ट में, तो उनको एक तरह से देखा जाए तो मदद मिल जा रही है, उनको आर्म्स की सप्लाई मिल जा रही है, ड्रग्स मिल जा रहा है, तो ड्रग्स को दूसरी जगह पहुंचा के आप जो रिक्विजिट जो फंड है वो आप पैदा कर रहे हैं। और बांग्लादेश के साथ जैसा मैंने आपसे कहा कि कहूँगा कि 4,000 किलोमीटर की जो बॉर्डर हमारा जो है और उसमें जो नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स के साथ और वेस्ट बंगाल के साथ टच करता है, वो बहुत डिफ़िकल्ट है मैनेज करना। उसकी वजह से हमारे लिए बांग्लादेश देश का डिस्टर्ब होना हमारे लिए जो बहुत चिंता का कारण है। बिल्कुल सर, इस बीच मैं कल डिफेंस एक्सपर्ट्स कई हमारे पास बीच में आ रहे हैं, उनसे बातचीत कर रहा था, तो उन्होंने कहा कि चीन के पास अब जो थल सेना है वो लड़ने लायक नहीं बची है, क्योंकि चाइना ने बहुत लंबे समय से वॉर नहीं लड़ी है और इसलिए वो अब सहारा ले रहा है पाकिस्तान का, बांग्लादेश का, म्यांमार का, नेपाल का, ताकि इंडिया पर दबाव बनाया जाए। पैसा उसके पास खूब है, बहुत आर्थिक रूप से संपन्न है, लेकिन जो भारत की जो सीमाएं हैं भारत और चीन की, वहां पर क्या है कि आपको थल सेना ही आपके लिए बहुत ज़रूरी है और चाइना की सेना अब उस काबिल नहीं बची है कि वो इंडियन आर्मी का सामना कर पाए। क्या लगता है आपको? देखिए, इसका इस तरह की बात जो उन्होंने डिफेंस एक्सपर्ट ने कहा है, उनका अपना एक्सपीरियंस है, ये बात बिल्कुल सही है। क्योंकि 2020 का जो गलवान हमलों का जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पे उनके साथ जो संघर्ष हुआ, तो उसमें चाइना की आर्मी पूरी तरह से एक्सपोज हो गई। एक्सपोज इस तरह से हो गई कि उस डिफिकल्ट टेरेन में जो है इंडियन आर्मी ने उनको जो है जो बिना हथियारों के लड़ाई में कड़ी मात दी। और उसके बाद में जिस तरह से हम लोगों ने अपने को इक्विप कर लिया वहाँ पर लेह और जो उन सब एरियाज़ में जो है हम लोगों ने अपने जो इस्टेब्लिशमेंट बना दिए हैं, इसमें इंफ्रास्ट्रक्चर का जो डेवलपमेंट हुआ है, वो सब हमने अपने को जो हम वहाँ पर उस मोर्चे पर पूरी तरह से तैयार कर लिया है। और थल सेना वाली लड़ाई में जाहिर सी बात है
हमारे पास जो कैपेबिलिटी है उस ऊंचाई पर और उस टेम्परेचर पर दुनिया की सबसे बेहतरीन थल सेना भारतीय जी सेना के जी पास। इस समय हम कह सकते हैं हमारे पास जो कैपेबिलिटी है उसको मैच कर पाना किसी भी आर्मी के लिए मुश्किल है। तो ये बिल्कुल सही बात है कि और साथ में वहाँ पर एक्सपोज होने के बाद में कुछ चीज़ों पे उन लोगों ने कब्जा कर लिया। अभी भी स्टैंड ऑफ हमारा जारी है, उस पर नेगोशिएशन चल रहा है क्योंकि उनको वो एरियाज खाली करने होंगे। तो जब आप परोक्ष रूप से सामने की लड़ाई में नहीं जब सक्षम हो पाते हैं तो आप पीछे से फिर करते हैं। बिल्कुल। उसी का कारण है कि उन्होंने, आपने देखा होगा कि पाकिस्तान के साथ जो है जी। CPSE जी। जो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर जो हम लोग के जो POK वाले रीजन से जा रहा है, उधर से जो ग्वादार का जो पाकिस्तान का जो पोर्ट है, जो बंदरगाह कहते हैं, वहाँ पर उस तरीके से उन्होंने अपनी घुसपैठ बनाई है। और मैंने जैसा अभी कहा कि म्यांमार के साथ में उन्होंने जो अपना नेवल बेस की बात चल रही, और सबसे बड़ी बात श्रीलंका में जो 2022 में सरकार जो वो जो दोनों भाई थे गोटाबाया और राजापक्षे जो ये वो दोनों भाई थे, उन लोगों की जो प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर थे, उन लोगों की सरकार के खिलाफ असंतोष हुआ तो वहाँ से चाइना का ही वो लोग प्रो चाइना उनकी सरकार थी। इस बार अगले साल फिर चुनाव होना, तो भारत के लिए एक और चिंता का विषय, अगर वो फिर से राजापक्षे परिवार फिर से आता है सत्ता में तो देखा जाए कि फिर से प्रो चाइना एलिमेंट वहाँ बढ़ जाएगा, इंटरेस्ट बढ़ जाएंगे। उसी तरह से हमारे साथ नेपाल के लिए प्रॉब्लम है। नेपाल में आपने देखा होगा, नेपाल ने अपना नया नक्शा जारी किया जिसमें कि लेपलेख और काला पानी और एक और जगह तीन जगहों का अपना बताए। तो वो एक हमारे साथ में बॉर्डर डिस्प्यूट वहाँ पे भी अब एक तरह से देखा जाए तो पैदा कर दिया गया है। वो जो पिछली सरकार थी KP शर्मा ओली वाली, जो कि वो पूरी तरह से प्रो जो चाइना उनका इंटरेस्ट रहता है। इस बार की उन्होंने अभी इसी महीने जो उन्होंने फिर से शपथ लिया अभी कुछ ही दिन पहले, तो ये थोड़ी सी उसमें ये है कि उनके साथ जो नेपाली कांग्रेस है उनके साथ सत्ता में कोएलिशन में, वो प्रो इंडिया है और वो प्रो चाइना है। तो एक तरह से बैलेंस बना हुआ है, लेकिन फिर भी चिंता का तो कारण है ही हमारे लिए। कुल मिला के सर, इंडिया की जिस तरीके से इस वक्त आर्थिक स्थिति है, तो तभी इंडिया पाकिस्तान और अन्य देशों पर भारी पड़ रहा है। अगर जिस दिन इंडिया, अगर उसकी अर्थव्यवस्था और इंडिया की जिस तरीके से सिचुएशन है अगर कमजोर पड़ती है तो ये लोग हावी हो सकते हैं, क्योंकि ये चारों ओर से घिरे पड़े हैं। जाहिर सी बात है, हम लोगों ने अपने को, जो हमारे यहाँ जो स्थिर सरकार है, इसीलिए कहते हैं कि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी जो बहुत जरूरी है। ये स्थिर सरकार होगी तभी लॉन्ग टर्म के आपके प्रोग्राम बनेंगे और आप भारत की अपनी सीमाओं के लिए डिफेंस एक्सपेंडिचर बढ़ा सकते हैं। डिप्लोमेटिक लेवल पे जो है आपकी लीडरशिप में जो फेथ, जो इंटरनेशनल कम्युनिटी का फेथ पैदा होता है, वो आपकी जो स्थिर सरकार की वजह से पैदा होता है, लीडरशिप के कंटिन्यूटी पे होता है। अगर 6 महीने बाद लीडर चेंज हो जाएगा तो उस पर लोग इंटरनेशनल कम्युनिटी में उसकी रिकॉग्निशन ही नहीं हो पाएगी। तो हमारा लॉन्ग टर्म जो ट्रेड रिलेशनशिप हो या डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप हो, वो सब सारी चीज़ें प्रभावित होती। लेकिन इस समय हमारे साथ जो है, ये सबसे अच्छी बात है कि जो नरेंद्र मोदी सरकार चल रही है, लगातार तीसरे टर्म में आ गई है, उन लोगों ने अपने स्थायी सरकार से जो लॉन्ग टर्म प्रोग्राम है, शॉर्ट टर्म प्रोग्राम और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, जो आर्थिक पक्ष पे बहुत सारे प्रोग्राम्स लागू किए हैं और डिप्लोमेटिक स्तर पर जो है। अब तो भारत की जनता भी, मुझे ऐसा लगता है कि लोगों के मन में बैठ गया है कि कम से कम 10 साल तो किसी भी सरकार को काम करने के लिए दिया जाए। अब हम राज्यों की बात करें, जहां पर हर 5 साल में सरकारें बदलती थी, वहां पर भी अब वो सारे जो जिस तरह के मानक होते हैं बदल गए। अब दोबारा सरकार आ जा रही है। उत्तराखंड की बात करूँ मैं, या दूसरे प्रदेशों की बात करूँ, अब वो 10 साल सरकार चल रही है। केंद्र की बात करूँ तो UPA सरकार चली 10 साल चली, उसके बाद मोदी सरकार 10 साल चलने के बाद तीसरी बार मौका मिला है। तो अब लोगों में भी अब ये समझ आ गया है कि लंबे समय तक वक्त देना चाहिए। हाँ, पॉलिटिकल मैच्योरिटी हमारे यहाँ डेवलप हुई है, लेकिन मैं कहूँगा कि अभी भी हमारे यहाँ जो है, जो रिग्रेसिव पॉलिटिक्स है, पीछे देखने वाली, जैसे कि जाति गणना की बात हो या कोई फॉरवर्ड लुकिंग जो डेवलपमेंट ओरिएंटेड जो प्रोग्राम्स हैं, उनके साथ में पॉलिटिकल एजेंडा नहीं बन रहा है, अभी भी पीछे की तरफ, ताकि लोग जो है डिवाइड हों। आप देखेंगे कि जो किसी भी अगर फ्रंट पे, अगर हमें इंटरनेशनल फ्रंट पे आगे बढ़ना है तो जाहिर सी बात, जो कम्युनिटीज़ हैं उनके इंटरेस्ट एक होने चाहिए। अगर हिंदू कम्युनिटी में फॉरवर्ड, बैकवर्ड, शेड्यूल कास्ट और इस तरह की चीज़ें चलती रहेंगी, जिससे हम लोग को इस समय तक 90 का दशक का ज़माना दूसरा था जब ये मंडल पॉलिटिक्स शुरू हुई थी, इस समय हम लोग को पूरी तरह से फोकस डेवलपमेंट ओरिएंटेड नहीं होगा तो फिर हमारे लिए अस्थिर सरकार बनने की कल्पना जो है सिर्फ कल्पना ही रहेगी। गलती भारत को बहुत बड़ा नुकसान कर सकती है। जी हाँ, जी बिल्कुल। तो देखिए किस तरीके से भारत
पूरे इस वक्त चारों तरफ से, क्योंकि चाइना जो है वो लगातार जो छोटे छोटे देश हैं उनको समर्थन कर रहा है, वो जैसे तैसे भारत में घुसपैठ कराने की कोशिश कर रहा है। पहले पाकिस्तान को वो समर्थन करता था, पाकिस्तानी सेना को हथियार बेचता था, टेक्नोलॉजी बेचता था, और यहाँ तक कि जो कुछ आतंकवादी पिछले कुछ दिनों पहले कश्मीर में पकड़े गए, उनके पास जो डिवाइसेस मिले थे वो चाइनीज डिवाइसेस थे। इसके बाद अब बांग्लादेश में भी कहीं ना कहीं चाइना के पीछे और पाकिस्तान का हाथ, जो बांग्लादेश में जिस तरीके से पॉलिटिकल क्राइसिस आया है उसके पीछे उसका हाथ बताया जा रहा है। तो ऐसे में भारत को बहुत सावधान होने की जरूरत है। एक गलती की तो बड़ा नुकसान हो सकता है। आज के पोल पंच में हमने आपको बताया कि भारत और उसके दुश्मनों को लेकर क्या चल रहा है। आपकी इस पर क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताएं। साथ ही रोजाना देखते रहें इंडिया.com।